केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर सुशासन पखवाड़ा, सरकार के सफल काम को पहुंचाया जा रहा जनता तक। देश ने विकास के छुए हैं नए आयाम। कांग्रेस को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने की कवायद शुरू। उदयपुर में आयोजित हुआ था नव संकल्प शिविर। उत्तराखंड में भी नव संकल्प शिविर की तैयारी, क्रियान्वयन के लिए तैयार करेंगे कार्य योजना। रुड़की विकास प्राधिकरण विभाग का एक्शन प्लान से भूमाफियाओं में मचा हड़कंप। एचआरडी अवैध कॉलोनियों पर चला रहा बुलडोजर, 6 अवैध कॉलोनियों को किया ध्वस्त। बागेश्वर के जंगलों में लगी आग, पेट्रोल पंप तक पहुंची जंगल की आग। आनंद फानंद में पेट्रोल पंप कर दिया बंद, नेशनल हाईवे हादसा टला। पौड़ी में गुलदार ने 3 लोगों पर किया हमला। वन विभाग की टीम मौके पर, शोर मचाने के बाद भाग गया गुलदार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं क्योंकि देश भर में मोदी सरकार के 8 सालों पर लगातार जश्न जैसा माहौल देखा जा रहा है। इसी के साथ साथ प्रदेश में भी सुशासन पखवाड़ा मनाने की तैयारी शुरू की गई है। सुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसे लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने संपूर्ण जानकारी दी। मदन कौशिक ने बताया कि बीते रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद सभी राज्यों की राजधानी में पत्रकार वार्ता के माध्यम से केंद्र सरकार के सफल काम को जनता तक पहुंचाया जा रहा है, जिसके लिए अलग अलग दिन तय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के इन 8 वर्षों के कार्यकाल में देश ने विकास के नए आयाम छुए हैं। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण के लिए मोदी सरकार समर्पित है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मकान देना हो, या फिर हजारों करोड़ गरीबों के जनधन के माध्यम से खाते खुलवाने हो, या फिर किसान सम्मान निधि के माध्यम से कृषकों का सम्मान हो। मदन कौशिक ने कहा कि इसे लेकर कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हल्द्वानी में सरकार के कामकाज और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। साथ ही जिलाध्यक्ष भी अपने अपने जिलों में केंद्र सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। लगभग कोरोना के काल में कोरोना की आवश्यकता, चाहे वो दवाई के रूप में हो, चाहे वो टीकाकरण के रूप में वैक्सीन की बात हो, हमने लगभग 100 से ज्यादा देशों को भी इस सारे अभियान में उनकी मदद करने का काम भी किया है। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने 5 बिंदुओं को आधार मानकर आगे बढ़ रहे हैं। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, नवाचार और दृढ़ इच्छा शक्ति। इन 5 आधारों पर हमने संकल्प से सिद्धि इस यात्रा को जारी रखा हुआ है। गरीब के उत्थान के लिए कटिबद्ध है, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए कर संकल्प है। मित्रों, हम लोग प्रधानमंत्री की प्रेरणा और वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम से जिस प्रकार से कोरोना का टीका बनाया गया था, ये वास्तव में पूरी दुनिया अचंभित और आश्चर्यचकित इस रूप में भारत को देख रही थी कि आखिर भारत जैसा देश भी इस प्रकार कोरोना की लड़ाई में सर्वप्रथम खड़े होकर और इस प्रकार के काम को कर सकता है। इधर सरोवर नगरी नैनीताल के बस स्टैंड में भारत के प्रधानमंत्री मोदी के 8 वर्षों के कार्यकलापों को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देखा। वहीं लाइव प्रसारण देखकर कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह देखा गया और साथ ही आतिशबाजी कर जश्न भी मनाया गया। वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने मोदी सरकार को सफलतापूर्वक 8 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में बधाइयां दी। साथ ही इस मौके पर शामिल रहे नैनीताल विधायक सरिता आर्या, भाजपा मंडल अध्यक्ष आनंद बिष्ट समेत कई लोगों ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना को भी सामने रखा। साथ ही सरकार द्वारा लाई गई जन कल्याण योजनाओं को लोगों के बीच कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस बात पर भी खुलकर चर्चा हुई। वहीं 30 मई से 14 जून तक पूरे देश में भव्य स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके इसका जश्न मनाने की तैयारी की गई है।
उत्तराखंड में कांग्रेस को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने की कवायद शुरू हो गई है। पिछले दिनों उदयपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नव संकल्प शिविर में लिए गए निर्णयों को अब उत्तराखंड में लागू किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में राजधानी देहरादून में 2 दिवसीय नव संकल्प क्रियान्वयन शिविर का आयोजन हो रहा है। आज और कल 2 दिन तक पार्टी के नेता शिविर के विषयों पर विस्तृत चर्चा कर पार्टी के लिए उदयपुर चिंतन शिविर में लिए गए निर्णयों के अनुसार उनके क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करेंगे। इस बीच करण माहरा ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर कहा कि उदयपुर नव संकल्प चिंतन शिविर में लिए गए निर्णय उत्तराखंड में कैसे लागू किए जाएं और कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा हो रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी कमजोर हुआ है। फिर से कांग्रेस को मजबूत बनाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। खनन के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि जगह जगह अवैध रूप से खनन किए जा रहे हैं और इसके साथ ही 4 धाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को हो रही असुविधा और तीर्थ यात्रियों की मौतों पर भी करण माहरा ने सरकार को जमकर घेरा। जो नवचेतना चिंतन शिविर जो हमारा उदयपुर में हुआ था उसका इम्प्लीमेंटेशन उत्तराखंड में कैसे करेंगे उसको लेकर है और हमारी उत्तराखंड को लेकर भी चिंताएं हैं। उत्तराखंड में इस समय बुरी तरीके से खनन हो रहा है। मैं लगातार गढ़वाल और कुमाऊं के दौरे में हूं। कोई नदी ऐसी नहीं बची है जिसमें पोकलैंड्स जेसीबीज नहीं लगे। हज़ारों की संख्या में ट्रक खड़े हैं। सब इलीगल माइनिंग हो रही है और सरकार के संरक्षण में हो रही है। दूसरी हमारी चिंता यह है कि तीर्थाटन में हमारे 4 धाम यात्रा शुरू हुई, हमारे अन्य धामों की यात्रा शुरू हुई और जो आंकड़ा पिछली सरकारों में पूरे 6 महीने का 104 हाईएस्ट था मृत्यु दर का, ये 1 महीने में हम 104 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कांग्रेस लगातार चेता रही थी सरकार को कि पोस्ट कोविड इफेक्ट्स आएंगे, लोगों की मृत्यु हो सकती है, ऑक्सीजन के वहाँ पर पार्लर्स लगाए जाए, डॉक्टर्स की नियुक्ति की जाए, सड़कें बुरी हालत में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं चेती। इन विषयों पर हमको जागरूक करना है। ये लड़ाई कांग्रेस की और बीजेपी की नहीं है, ये लड़ाई विचारधाराओं की है, 2 विचारधाराओं की। ये लड़ाई है पूंजीवादी सोच की और एक मिक्स इकोनॉमी जो हमारे जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की थी कि इसमें जो गरीब व्यक्ति है वो भी अच्छे से जीवन यापन करे, अमीर है वो भी यापन करे और देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए और देश के डेवलपमेंट के लिए सबका सहयोग लिया जाए। इधर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में पूर्व स्क्वाड्रन लीडर डीएस मजीठिया से मुलाकात की और मजीठिया 102 वर्ष के सबसे पुराने भारतीय फाइटर पायलट्स में से एक हैं। दरअसल मजीठिया ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में होकर हैरिकेन के पायलट के रूप में योगदान दिया था। उन्होंने पाकिस्तान के साथ 1948 युद्ध में अपनी शानदार भूमिका निभाई थी और साथ ही उन्हें कई मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। राज्यपाल ने कहा कि वो भारतीय सशस्त्र बलों के गौरव हैं। इसके साथ ही राज्यपाल ने इस मुलाकात को एक प्रेरणादायी और बेहद सकारात्मक मुलाकात करार दिया। बागेश्वर जिले के कांडा क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर स्थित एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी का पेट्रोल पंप खतरे की जद में आग पहुंचा। जंगलों में भड़की हुई आग पेट्रोल पंप के करीब तक पहुंच गई। गनीमत रही कि जिस समय ये आग की लपटें पहुंची तब पंप कर्मी मौजूद नहीं थे। अगर ये घटना रात में होती तो धमाकों से पेट्रोल पंप दहल उठता। दरअसल जंगलों में आग फैली हुई है और पेट्रोल पंप के करीब पहुंच गई। पेट्रोल पंप के कर्मचारी सजग हो गए और उन्होंने आनन फानन में पंप बंद कर दिया। आग के पेट्रोल पंप तक पहुंचने से बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। राहत की बात रही कि जंगल की आग कुछ देर में बुझ गई। पंप से बोल रहा हूँ। हमारे सामने आग लगी हुई है जो पेट्रोल पंप पर काफ़ी खतरा बना हुआ है। मेरी वन विभाग की टीम से ये गुजारिश है, कृपया प्लीज़ इस ओर ध्यान दीजिए। ऐसी लापरवाही पे थोड़ा बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है और ये पेट्रोल पंप पर काफ़ी खतरा हुआ है। हमारी ये कोशिश है कि हमारी एंड से जितनी भी कोशिश रहेगी कि हम इसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बेकाबू हो रही है आग। प्लीज़ इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और बात उत्तराखंड के हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां रुड़की में एक तरफ भू माफिया अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर रहे हैं तो वहीं विकास प्राधिकरण उन पर बुलडोजर भी चला रहा है। दरअसल आरडीए विभाग ने हाल ही में दर्जनों कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त किया है और साफ चेतावनी दी है कि यदि अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया गया तो कानूनी कार्रवाई के साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। विभाग के इस एक्शन प्लान से भूमाफिया में हड़कंप मचा हुआ है। विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में करीब आधा दर्जन
अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया और कॉलोनी में हुए निर्माण को ध्वस्त करने के बाद अधिकारियों ने निर्माण धारकों को चेतावनी भी दी। गौरतलब है कि कॉलोनीज प्राधिकरण विभाग से पास न होकर बिना अनुमति के काटी जा रही थी। इससे पूर्व विभाग ने इन कॉलोनी स्वामियों को नोटिस देकर कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इसके बाद उचित जवाब न मिलने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। रुड़की विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता DS रावत ने बताया कि 6 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है। इसके साथ ही साथ कुछ और अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई होने वाली है। आगे उन्होंने अपील की कि कॉलोनी में मकान या जमीन खरीदने से पहले उसकी पूरी तहकीकात कर लें ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। देखिए, जो अनाधिकृत रूप से जो कॉलोनियाँ हैं उन पर जो है कार्रवाई चल रही है और जो जिनके लेआउट अप्रूव्ड नहीं है प्राधिकरण क्षेत्र से, तो उन पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और इस प्रथम चरण में हमने 5 कॉलोनी को तोड़ा है। दूसरी चरण में पहले कॉलोनी में 4 कॉलोनी तोड़ दी, अब आज 5 तोड़ी है। अभी आगे की भी कार्रवाई जारी है, स्क्रूटनी चल रही है। संदेश 20 क्षेत्रवासियों को ये संदेश है कि बिना प्राधिकरण में जानकारी के अपना ज़मीन जायदाद ना खरीदें। जानकारी के लिए हमारा जो कार्यालय है वहाँ संपर्क कर लें, वेबसाइट पर संपर्क कर लें, तो आपको सारी जानकारी वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। और अपने घर को जो आप ज़िंदगी भर की कमाई खरीद बनाते हैं और उसको जो है फिर अनाधिकृत रूप से कॉलोनी में। पौड़ी में गुलदार ने 3 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि गुलदार के हमले में अरविंद शाह, पीतांबरी देवी और शिवलाल घायल हो गए। वहीं रेंजर अनिल भट्ट ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद तत्कालीन वन विभाग की टीम मौके पर गश्ती करने के लिए पहुंच गई। उन्होंने बताया कि तीनों ही लोग आंशिक रूप से घायल हैं, जिनको जिला चिकित्सालय में उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। उन्होंने बताया कि वन विभाग की टीम द्वारा घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। दरअसल विकासखंड कोट के कठूड गांव में शाम के वक्त ग्राम प्रधान के घर के सामने ही गुलदार ने बकरियों को निवाला बनाने की कोशिश की थी। इसे देखते हुए प्रधान की माता पीतांबरी देवी ने बकरियों को गुलदार की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की तो गुलदार ने उन पर भी झपट्टा मार दिया, जिस पर मौके पर उनके छोटे भाई अरविंद सिंह ने अपनी मां को बचाने की कोशिश की। शोर मचाने के बाद गुलदार वहां से भाग गया। वहीं गुलदार द्वारा घटना को अंजाम दिए जाने के बाद से गाँव में खौफ का माहौल है। हमारे घर के नज़दीकी में बाघ ने मतलब बकरी खा रहा था। वो बकरी को छुड़ाने के चक्कर में उसने पहले मेरी माँ को घायल किया, फिर मैं अपनी माँ को छुड़ाने के चक्कर में मेरे को भी उसने मतलब दांत मार दिए। माँ के भी 4-5 दांत। हम यहाँ आए अभी एम्बुलेंस को कर था, पर तब तक हम अपनी गाड़ी लेके आ गए यहाँ पर। आज रास्ते में एम्बुलेंस होगी। हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर हमारे साथ में बदतमीजी से बात करने लगे। कह रहा कि तुम कोर्ट क्यों नहीं गए, नज़दीक तुम्हारा कोर्ट पड़ता है। फिर दूसरी बात कह रहा कि इमरजेंसी का पर्चा बनता है। हमने वहाँ पर फिर वो प्रधान है, ग्राम प्रधान मेरा भाई है, वो कहने लगे कि दोनों में एक बोलो। मैंने इतना ही बोला था कि सर हम एम्बुलेंस में आ रहे थे, पर एम्बुलेंस तब तक वो कह रहा दोनों में एक बोलो। तुम ऐसे बात कैसे कर सकते हो? और फिर डंडा लेके सिगोड़ गाड़ी से डंडा मारूंगा, डंडा लेके छीना, सिगोड़ गाड़ी यहीं पर है, उसका डंडा छीन के हम पे मारने आ रहा। कह रहा मैं नहीं करूँगा, तुम्हारा रहना जाऊँगा। और आइए सुशासन। इधर पूर्वोत्तर रेलवे की सेफ्टी टीम ने रामनगर पहुंचकर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते हुए वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मामले में अपर रेलवे प्रबंधक अजय वार्ष्णेय ने जानकारी देते हुए बताया कि काशीपुर और लाल कुआं रेलवे स्टेशन का यहां निरीक्षण किया जाएगा। वहीं निरीक्षण के दौरान टीम में शामिल अधिकारियों ने संबंधित रेलवे स्टेशन के अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। दरअसल रामनगर रेलवे स्टेशन पर लंबे समय से की जा रही ओवरब्रिज की मांग पर उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रस्ताव सूचित कर दिया गया है और इस समस्या का समाधान किया जाएगा। साथ ही रेलवे स्टेशन पर पानी और लाइट व्यवस्था न होने की उन्होंने कहा कि जनता को सुविधा देना उनकी प्राथमिकता है। आगे उन्होंने कहा कि इस संबंध में जांच कराकर व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी और जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, आज रामनगर से लेके और काशीपुर और लाल कुआं तक हम लोग का संरक्षा संबंधी निरीक्षण है। ये हम लोग का एक रूटीन इंस्पेक्शन है जिसमें कि संरक्षा से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम लोग परखेंगे, जांचेंगे और यहाँ से हम लोग अपना निरीक्षण करते हुए लाल कुआं तक जाएंगे। हमारी मुख्यालय की टीम आई हुई है जो कि संरक्षा ऑडिट कर रही है, उसी के संबंध में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए, जहाँ तक आप ऊपरगामी पुल की बात कर रहे हैं वो विचाराधीन है और हम कोशिश करेंगे जल्दी उसको सैंक्शन करा के वहाँ पर लगवाएँ। और जहाँ तक पानी का और बिजली का आपने जो समस्या बताई है वो आप लोगों ने बताई है, मैं जिसको दिखवाऊंगा जो भी हम लोग उसमें कार्रवाई कर सकते हैं अपने यात्रियों को सुविधा देने के लिए वो हम पूरी करेंगे।
इधर रामनगर के गांव में खेतों के समतलीकरण के नाम पर खनन माफियाओं द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है और ग्रामीणों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए तत्काल इस पर रोक लगाने की मांग की है। क्षेत्र के ग्रामीणों का आरोप है कि इस गांव में शासन द्वारा समतलीकरण के नाम पर 3 मीटर खनन करने की अनुमति दी गई है, लेकिन वर्तमान में खनन माफियाओं द्वारा सभी नियम कानूनों को ताक पर रखकर इस क्षेत्र में 100 फुट से भी अधिक गहरे गड्ढे कर अवैध खनन किया जा रहा है। इस अवैध खनन से जहां एक ओर इस इलाके में रह रहे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं सरकार को भी लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध खनन ले जाने वाले वाहनों से स्कूली बच्चों को भी खतरा बना हुआ है, तो वहीं कई ग्रामीणों की खेती की जमीन भी इससे प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अगर अवैध खनन रोकने का प्रयास करते हैं तो खनन माफियाओं द्वारा उन पर फर्जी मुकदमे लगवाकर पुलिस चौकी में उन्हें पिटवाया भी जा रहा है। ग्रामीणों ने सरकार से अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की है और अगर मांग पूरी न हुई तो ग्रामीण सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दे चुके हैं। 70 फीट छोड़ के 100 फीट जाएगा, 3 मीटर की होती है। सर बहुत ज़्यादा ये परेशानियां हैं। हमारे गांव में स्कूल हैं और रास्ते छोटे हैं। ये इनका 18 टहरे 14 टहरी गाड़ियां आ रही हैं और हल्का सा रोकने के लिए कहो कुछ कहो तो ऊपर से धमकी आती है, मार पिटाई अलग होती है, केस अलग से डलवा दे रहे हैं। मेरे को भी इन्होंने हल्का रोकने के लिए कहा, गाड़ी ऊपर चढ़ाने की कोशिश करी, मेरे को गुस्सा आया, मैंने 2 थप्पड़ लगा दिया ड्राइवर को, उल्टे केस बना के कह रहे इसका हाथ तोड़ दिया, ये कर दिया और मेरी पिटाई अलग से चौकी से करवाई और केस अलग से डलवा दिया है। सर अब अभी भी धमकी आ रही है, हल्का सा कोई कदम उठाएगा तो बेटा तुझे बंद करवा देंगे। सर गाड़ी वालों को करी थी, गुलजार को भी करी, जिसका काम चल रहा है और इनको तो ये खुद ही गाड़ी वालों को तो खुद ही रोकने का अधिकार गुलजार सिंह का और गाड़ी वालों का ही है। ये दिख ही रहा आपके सामने, इससे सभी परेशानी है, स्कूल को, बच्चों को, गांव वालों को, और ये बगल में ये हैं लोग खेत वाले, ये मुर्गी पोल्ट्री फार्म वाले, और हम लोगों के बच्चों का स्कूल का परेशानी हो रही है। सभी परेशानी है, इससे कोई भी समस्या का हल नहीं है और सब जंगल से जा रहे हैं। जंगलात वाले भी, प्रशासन भी नहीं देख रहा कोई, ना जंगलात वाला को रोक रहा है इनको, और गाँव वाला को जाता तो उसे रोकने के लिए आए थे फट से। कई लोग चले गए वहाँ एसडीएम के पास, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सरदार जी खड़े हैं, गए थे एसडीएम के पास, पूछो, उन्होंने हाँ कर देंगे, कुछ नहीं कहा। यहाँ पर भी आए थे वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सारी परेशानी शोक कौन सा है, ये मैंने गिर रही है, रास्ता दूसरा साहब अपनी मर्जी से उधर से कोई बच्चा निकलता है। वो रोड का हाल देखो, आपको वो दिखाते हैं रास्ते का क्या हाल है। कोई एक हाल थोड़ी, ना को पानी डाले, ना को कुछ, मिट्टी खा घरों में बाहरों में, आपको उधर से दिखाते हैं, आपको रोड से ना। इधर लालकुआ प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के चुनाव में अध्यक्ष एवं महामंत्री पद का निर्णय हो गया है, जिसमें व्यापार मंडल के निवर्तमान अध्यक्ष दीवान सिंह बिष्ट ने अपने निकटतम प्रत्याशी अनूप भाटिया को भारी मतों से पराजित करते हुए पुनः विजय हासिल की है। वहीं महामंत्री पद पर अंततः निवर्तमान महामंत्री दिनेश रोहनी ने विनोद शर्मा को नजदीकी मुकाबले में पराजित किया। दरअसल प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की नई कार्यकारिणी के लिए मंगलवार सुबह 8 बजे से वार्ड नंबर 1 स्थित अंबेडकर पार्क में मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। वहीं सुबह से ही व्यापारियों की भारी भीड़ वोट डालने के लिए जुट गई थी, जो शाम 4 बजे निर्धारित समय तक लगी रही, जिसमें कुल 1339 मतों से 1251 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई, जो सुबह 4 बजे तक चली, जिसके बाद जीते प्रत्याशियों ने जश्न मनाया। सभी व्यापारी भाइयों का हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने इस योग्य समझा और महिला उपाध्यक्ष पद के लिए मुझे जिताकर यहाँ तक पहुँचाया है। और मैं उनके लिए, जो भी मैंने पहले भी बोला था कि मैं व्यापारियों के हित में हमेशा काम करूँगी, और जो मेरे बड़े हैं अध्यक्ष हैं और महामंत्री जी जो भी आदेश करेंगे और जो भी मेरे योग होगा, जो करना होगा मुझे महिला उपाध्यक्ष के नाते, मैं वो काम करूँगी। मैं अभी तो मैं पहली बार इसमें आई हूँ, मुझे थोड़ी सी जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी दिशा निर्देश मुझे मिलेगा बड़ों से और पूछ के, जो भी मेरे योग होगा, महिला के योग जो भी काम होगा, महिला उपाध्यक्ष के लोग, मैं वो काम करूँगी।
प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की 380 इकाइयाँ पूरे प्रदेश में काम कर रही है। लाल कुआं का कार्यकाल खत्म हो गया था। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार, जिलाध्यक्ष के निर्देशानुसार जो चुनाव हुआ और व्यापार में बहुत जोश था। 1336 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग करना था, जिसमें से 1251 मतदाताओं ने प्रयोग किया, जिसमें दीवान सिंह मिश्री जी अध्यक्ष बने और दिनेश लोहानी जी महामंत्री बने। और पूरी टीम को प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तराखंड इकाई के से हार्दिक शुभकामनाएं और इनसे अपेक्षा की है कि व्यापारी हित के लिए कार्य करें और संगठन हित के लिए कार्य करें और जो हमारी संगठन की नीति है उसको जन जन तक पहुंचाएं, व्यापारी हित के लिए कार्य करें, ऐसी अपेक्षा इन नवनिर्वाचित टीम के से अपेक्षा की गई है। इधर उधम सिंह नगर के किच्चा में इंटक कंपनी के कर्मचारियों ने जोरदार हंगामा कर कंपनी गेट पर प्रदर्शन किया। कंपनी प्रबंधन और कर्मचारियों के आमने सामने आने से मामले ने तूल पकड़ लिया। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुश्किल मामला शांत कराया। दरअसल किच्चा में कंपनी प्रबंधन के खिलाफ कर्मचारियों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। कर्मचारियों द्वारा वेतन वृद्धि, बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करने, बोनस समेत 13 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 290 दिनों से कंपनी गेट पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं प्रबंधन द्वारा कंपनी की मशीन को ट्रक के माध्यम से अन्य क्षेत्र में ट्रांसफर किए जाने की सूचना से कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया। मशीन से लदा ट्रक जैसे ही कंपनी गेट से बाहर निकला तो कर्मचारियों ने ट्रक के सामने नारेबाजी शुरू कर दी और प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं कर्मचारियों के विरोध के चलते कंपनी प्रबंधन को ट्रक वापस कंपनी में ले जाने को मजबूर होना पड़ा। विवाद बढ़ने की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है। साथ ही न्यायालय ने मशीनों को अन्य क्षेत्र में भेजने पर रोक लगा रखी है। बावजूद इसके कंपनी प्रबंधन कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रही है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि पूर्व में कंपनी प्रबंधन ने इसी तरह से मशीनों को ट्रांसफर कर पंतनगर यूनिट को बंद कर दिया था, जिसके चलते हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए थे। मामला ये है कि मैनेजमेंट ये चाहता है कि इस हमारे यहाँ की कंपनियाँ सीधे बाहर जाए और यहाँ का काम ना हो। जैसे किच्छा प्लांट उनने बंद किया है वैसे वो रुद्रपुर प्लांट बंद किया है, जैसे वैसे वो किच्छा प्लांट बंद करना चाहता है और सारे लाखों मजदूरों को वो बेरोजगार करना चाहता है। और ये मामला हमारा हाई कोर्ट पे भी गया है पर वो कुछ नहीं समझ रहा। वो ये चाह रहा है कि वो हाई कोर्ट की भी नहीं मान रहा है। तो हमारे ये वर्करों को यह है कि आए दिन मशीनें यहाँ से बाहर जाए जा रही, क्योंकि ये प्लांट भी वो बंद करना चाहता है। उस मशीनों से बाहर जाके अलग प्लांट खोलना चाहता है। वो हमारे इस प्लांट को भी बंद करना चाहता है, जैसे वो पंतनगर के प्लांट को बंद कर रहा है। इसी वजह से हम ये यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, सारी क्या कहते हैं फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेके। 290 दिनों से ये धरना चल रखा है हमारा, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सारे लाखों यहाँ के जितने मजदूर हैं जो फैक्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं वो सारे रोड पे आ जाएंगे, मजदूरी वो हो जाएगी उनकी, रोड पे आ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे वो सारे मजदूर। यहाँ से 4 साल हो गए हमें, मैनेजमेंट हमारा फैसला नहीं कर रहा है। सब वर्कर बाहर कर रखे हैं, पंतनगर के भी, किच्छा के, हमारे बाल बच्चे रोड पे आ गए हैं और आए दिन ये गाड़ी मशीन बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। इसका ऑर्डर हमें कोर्ट से मिला हुआ है, फिर पे दिन कोशिश कर रहा है वर्करों को। बहुत कोशिश करने के बाद भी हम यहाँ बैठे हैं, हमारे बाल बच्चे स्कूल ना जा रहे, यहाँ पे भूखे हैं, प्यासे हैं। जैसा भी है सरकार हमारे लिए कुछ निर्णय करे। हमें 290 दिन यहाँ पे हो गए बैठे हुए, कोई सुनवाई हमारी तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से नहीं हो रही है। अब क्या करें, हमें तो मजबूर हो गए यहाँ बैठना पड़ेगा। हमारे बाल बच्चों के, हमारे आदमी की नौकरी का सवाल है भैया, रोटी रोजी हमारी दाव पे लगी हुई है। हम तो भैया अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और एक पैसा नहीं आ रहा है, सस्पेंड कर रखे हैं बहुत दिनों से और कोई तनख्वाह हमें नहीं दी जा रही है। आए दिन शोषण हो रहा है वर्करों का यहाँ पे। इधर श्रीनगर शहर से कुछ दूरी पर देर रात ट्रक अनियंत्रित होकर 100 मीटर नीचे झील में जा गिरा। बताया जा रहा है कि वाहन में ट्रक चालक के अलावा कोई और सवार नहीं था। हादसे की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लाख कोशिशों के बावजूद भी चालक का कुछ पता नहीं चल सका है। एसडीआरएफ ने क्रेन की मदद से ट्रक को बाहर निकालने की कोशिश की। अनुमान लगाया जा रहा है कि वाहन चालक मैदानी क्षेत्र से भरे हुए सीमेंट का ट्रक लेकर ऊपर की ओर जा रहा था, तभी चमधार के पास ये हादसा हो गया। वहीं चालक का नाम प्रदीप कुमार है और रायबरेली का रहने वाला बताया जा रहा है। नैनीताल में जनसंपर्क विभाग के तैनात सहायक निदेशक प्रकाश सिंह भंडारी की अधिवर्षता आयु पूर्ण होने पर विभाग के कार्मिक और पत्रकार बंधुओं ने भावभीनी विदाई दी। दरअसल भंडारी ने सन 1988 में देहरादून में अपना कार्यभार ग्रहण किया था और विभाग में अपनी ईमानदारी से
बाद आज सेवानिवृत्त हो गए। वहीं भंडारी ने कार्मिकों को टीम वर्क से कार्य करने की बात कही है। साथ ही कहा कि जनसंपर्क विभाग भी परिवार ही है। परिवार के मुखिया का दायित्व है कि वो सभी कार्मिकों को साथ लेकर कर्तव्यों का निर्वहन करें। अपने संबोधन में जिला सूचना अधिकारी के.एल. टमटा ने कहा कि भंडारी का व्यक्तित्व सरकारी सेवा में भी सौम्य और मधुर रहा है। उनका कार्यशैली भी सराहना की गई और सुखद व स्वस्थ भविष्य की कामना की गई। लालकुआं में उस समय हड़कंप मच गया जब लालकुआं क्षेत्र के अंतर्गत बिंदु खत्ता में बीते दिनों झोला छाप डॉक्टर ने एक मासूम बच्चे का इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वहीं इलाज से हुई मासूम बच्चे की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाकर एक दुकान को सीज कर दिया। दरअसल बीते 24 मई को बिंदु खत्ता शास्त्री नगर में झोला छाप डॉक्टर की तरफ से किए गए गलत इलाज से दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके अलावा 2 अन्य बच्चों का भी झोला छाप द्वारा किए गए गलत इलाज के चलते तबीयत बिगड़ जाने से दोनों का उपचार दूसरे अस्पताल में चल रहा है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। और इसी के चलते लोगों की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी रश्मि पंत के नेतृत्व में राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने बिंदु खत्ता क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। इस अभियान से झोला छाप डॉक्टरों में अफरा तफरी मच गई। वहीं कुछ तो अपनी क्लिनिक को बंद करके भाग निकले। इस दौरान टीम ने एक घर में चल रहे क्लिनिक पर छापेमारी की तो वहां मौजूद झोला छाप डॉक्टर मौके से फरार हो गया। हॉस्पिटल लेवल 2, लेवल 3 हॉस्पिटल्स वो इसीलिए बने हैं क्योंकि क्षेत्र को उसी हिसाब से डिवाइड किया जाता है। आपका बगल में ही 5-6 किलोमीटर में आपका बेस हॉस्पिटल है सुषमा तिवारी है और यहाँ पे आपका पीएससी 2 पीएससी है, लालकुआं में भी है, मोटा हल्दू में भी है और बिंदु खत्ता में भी है। अब आप बताइए वहाँ नहीं आएंगे 8 से 2 आप आइए। अभी मैं आई हूँ वहाँ बिंदु खत्ता के पीएससी से, मेरी डॉक्टर ने कहा कि मैडम यहाँ 50 मरीज आए हैं। तो जागरूक तो होना पड़ेगा, अपने पाँव उठा के आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।